अब प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई? मतलब कभी लगा कि यार गिव अप कर होता है कि जब आप ऐसा लगता है कि मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। 3 साल 4 साल जब प्रिपरेशन लंबी होती है, तो सिर्फ़ पढ़ाई ही मैटर नहीं करती मतलब साथ में आस-पास का माहौल भी मैटर करता है ना? तो फैमिली, फ्रेंड्स का कैसा माहौल था, क्या था? सर फ्रेंड्स तो मेरे मतलब ना के बराबर थे क्योंकि कोरोना के बाद मैं सबसे कट हो गया था, लेकिन 26-27 में जो बच्चा तैयारी करेगा, जो आज सोच रहा है एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से एडवाइस रहेगी एज़ अ बड़ा भाई, एज़ अ मेंटर, सिलेक्टेड कैंडिडेट, क्या एडवाइस देना चाहते हो? एक गलती मैंने जो करी थी, मैं मल्टीपल सोर्सेज़ पे भाग जाता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और एसएससी जेईई सीवी2 का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस साल हमें देखने को मिला। बहुत बच्चों ने मेहनत करी और उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बार सेलेक्ट हुए इस हैवी कंपटीशन के अंदर। ऐसे ही एक एस्पिरेंट आज हमारे साथ हैं, अभिनव यादव, जिन्होंने इस बार एसएससी जेईई सीवी2 क्रैक किया है। तो उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अभिनव, वेलकम है आपका इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे। अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सर मेरी जर्नी में मतलब बचपन से तो मैं पापा टीचर थे अरुणाचल में, तो स्कूलिंग वगैरह वहीं पे हुई है। फिर उसके बाद मैं चला गया था 10th के बाद कोटा प्रिपरेशन करने। उसके बाद सर मेरा जो कॉलेज वहाँ एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में मिल गया। तो कॉलेज के बाद फिर जब मैं पास आउट हुआ तो कोरोना आ गया, तो उसके बाद मैं यूपी वापस शिफ्ट हो गया। तो वहीं से मैंने सर ऑनलाइन वगैरह बैच लिया पीडब्ल्यू का और जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई सर। बहुत बढ़िया। तो ये पहला अटेम्प्ट था अभिनव? ये सर मेरा सीरियस अटेम्प्ट सर दूसरा था और टोटल 3 अटेम्प्ट मैंने दिए अभी तक। अच्छा। तो सेकंड अटेम्प्ट में जो इससे पहले जो अटेम्प्ट दिया, उसमें क्या लगता है आपको क्या कमी रह गई थी? उसमें सर मैंने मतलब कि इनफ टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं दी थी। हुँ, तो इस बार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी किए हैं हुँ, और काफ़ी सारे टेस्ट दिए, नंबर काफ़ी कम आ रहे थे। हुँ, फिर भी मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाए रखा और हुँ। रिवाइज़ करता रहा। इनफैक्ट एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक भी मेरे नंबर कम आ रहे थे। अच्छा। तो ये मतलब एक तरह से मेरे लिए मिरेकल ही है कि हुँ, एग्ज़ाम के दिन मेरा दिमाग सही चला और हुँ। लक भी साथ दिया थोड़ा। बहुत बढ़िया यार। तो आप एनआईटी से हो और एनआईटी जितना एक बहुत बढ़िया एक्सपोज़र वहाँ पर रहता है। तो आपको पहले से ही पता था एसएससी जेईई जैसा कोई एग्ज़ाम होता है और उसको आपको टारगेट करना है? सर एनआईटी में सर कुछ बच्चे सीरियस थे, कुछ बच्चे नॉन सीरियस थे। तो मेरा जो मतलब ग्रुप था वो गेमर्स वाले दोस्तों में था। तो कुछ बच्चों को पहले से पता था, पर मुझे सर गेट के बारे में तो पता था, लेकिन जो एसएससी जेईई के बारे में पास आउट होने के बाद पता चला। तो पहले गेट की तैयारी कर रहे होंगे आप? जी हाँ, पहले मैं गेट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। और फिर एसएससी पे शिफ्ट हो गए। तो एसएससी जब पहली बार दिया, तब क्या क्या मार्क्स आए और क्या कंडीशन थी उस समय? सर जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया तो मैं उतना सीरियस नहीं था। मैं बस नोट्स भी मेरे पूरे नहीं थे, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था और लेक्चर भी मैं कभी मतलब रेगुलर नहीं देखता था। कभी मैंने देखा, कभी मन किया तो सिनेमा देखने लग गया। मतलब एक सीरियस जर्नी नहीं थी मेरी। तो फर्स्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद है मेरे भी 70-75 कुछ आए थे प्रीलिम्स में, पेपर 1 पे, तो उस बार नहीं हो पाया था। पहले में आपके 75 कुछ मार्क्स आए, फिर आपने सीरियस अटेम्प्ट देना स्टार्ट किया और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, है ना? आपने सिलेबस को कंप्लीट किया। क्या लगता है मतलब एसएससी जेईई जैसा एग्ज़ाम जो है, उसमें अगर कोई स्टूडेंट आज से स्टार्ट करना चाहे, जैसे नेक्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चे तैयारी करेंगे इसका, तो उनको वो कौन-सी गलतियाँ हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए, जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान दोहराई थी? अगर कोई पहली बात तो अभी कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है, मतलब ज़माना बदल रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कैजुअली प्रिपेयर करेंगे तो आप पहले ही रास्ते ट्रैक से बाहर हैं। तो आपको एक सीरियस और डेडिकेटेड प्रिपरेशन देना होगा और आपको एक फ़िक्स टाइम अलॉट करना होगा कि मुझे इतनी बजे से इतने बजे तक पढ़ना है और आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। आपका जो सारा सिलेबस है, अगर जो हाई वेटेज टॉपिक है वो तो कवर होना ही चाहिए। आप लो वेटेज टॉपिक का अगर लेक्चर छोड़ भी देते हैं तो उसमें इतना कोई लॉस नहीं है। और पीवाईक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मेरा जो भी फाइनल सिलेक्शन और जो कुछ मार्क्स रह जा रहा था, उसमें पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। हुँ। मतलब पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ सिलेबस कंप्लीशन वो आपका प्रॉपर होना चाहिए टाइमली और अपने नोट्स खुद के हैंड रिटन बने हुए होने चाहिए, जिससे आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। बहुत बढ़िया। अभिनव, अब फैमिली में क्या माहौल है? मतलब क्या फैमिली का सपोर्ट आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में रहा? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी लंबी है, आई थिंक 2-3 साल की आपकी प्रिपरेशन है। तो 3 साल, 4 साल जब प्रिपरेशन लंबी होती है, तो सिर्फ़ पढ़ाई ही मैटर नहीं करती, मतलब साथ में आस-पास का माहौल भी मैटर करता है।
है ना? तो फैमिली, फ्रेंड्स का कैसा माहौल था, क्या था? सर फ्रेंड्स तो मेरे मतलब ना के बराबर थे, क्योंकि कोरोना के बाद मैं सबसे कट हो गया था। लेकिन फैमिली का सर बहुत बड़ा सपोर्ट था। मेरी बहुत स्मॉल फैमिली है। पापा है, मम्मी है और दीदी है। तो पापा और मम्मी ने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया, दीदी ने भी किया। उन्होंने मतलब कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम प्रिपरेशन छोड़ दो, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है, करीब 4 साल समथिंग लग गए। उसमें फिर भी कभी फाइनेंशियल दिक्कत भी आने नहीं दिया पापा ने। बोलने से पहले ही पैसे भेज देते थे। और मैंने जो उनसे बोली कि मुझे ये सब की दिक्कत आ रही है, उन्होंने वो सब फुलफ़िल किया। जैसे मैं घर पे पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं दिल्ली भी शिफ्ट हो गया था प्रिपरेशन के लिए। यहाँ आके मैंने लाइब्रेरी वगैरह जॉइन किया और क्लासेस करता था, नोट्स बनाता था, टेस्ट वगैरह। मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहा और पूरी प्रिपरेशन में हमेशा आपको मोटिवेट किया, एनकरेज किया, नहीं? क्योंकि 4-5 साल की जब जर्नी रहती है और घर में आप अकेले लड़के हो, हाँ, तो एक उम्मीद भी रहती है कि यार कब ये जॉब पे जाएगा, कब हमें भी सपोर्ट करेगा, कब फैमिली के लिए भी कुछ करेगा। तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है और अच्छा लगा मुझे कि काफ़ी अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको मिला। और कोरोना के बाद आपने कहा कि फ्रेंड्स वगैरह से आप बहुत कट ऑफ हो चुके थे, इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं थे। तो ये भी होता है कभी-कभी कि ये भी चीज़ एक पॉज़िटिव ही चीज़ हो जाती है क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं, तो ये भी एक पॉज़िटिव ही चीज़ है आपके लिए। अब प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई? मतलब कभी लगा कि यार गिव अप कर दूँ 3 साल में, 4 साल में कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे? ऐसा कभी सर महसूस हुआ? एक क्या बोलते हैं, एक प्लेट्यू फेज आ गया था मेरा। जैसे मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो प्रोग्रेस जब होता है तो दिखता है। तो एक टाइम आता है कि जब आप ऐसा लगता है कि मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो टाइम मेरे साथ भी आया था। इनफैक्ट अभी एसएससी जेईई से कुछ महीने पहले की बात है। तो मैं एकदम मतलब ब्रेकडाउन होने के कगार पे था। लेकिन पापा ने बोला कि ये एसएससी जेईई का अटेम्प्ट है, इसको एक बार सीरियस दे के देख लो, तुम्हारा वैसे भी कई सारे एग्ज़ाम 1-1, 2-2 नंबर से रुक जा रहे थे। तो मैंने वही पापा की बात मान के मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। मन नहीं करता था, फिर भी मैं ज़बरदस्ती से उठ के लाइब्रेरी जाता था, टेस्ट देता था और प्रॉपर एनालिसिस करता था। और कम से कम मैं मतलब मिनिमम डिसाइडेड था कि कम से कम 8 घंटे तो मुझे देने ही देना है। तो और मैं कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था, मैं बस यही मान के चलता था कि एग्ज़ाम से पहले तक मुझे रोज़ 8 घंटे देने हैं, रोज़ टेस्ट देने हैं और रोज़ गलतियों को इम्प्रूव करना है। नहीं, बहुत बढ़िया यार और आपने गिव अप भी नहीं किया इतने लंबे समय तक। कि कौन-कौन से एग्ज़ाम थे जो एसएससी के अलावा आपने जिसमें अपीयर हुए हो और जिसमें कितने नंबर्स रहे? एक बार हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। जी, उसमें सर पहला मेरा जो एग्ज़ाम निकला था वो आरआरबी का निकला था, आरआरबी सीबीटी 1 क्लियर हो गया था। फिर सीबीटी 2 में जब दिया तो वो भी कुछ डेसिमल से मेरा रह गया था। मेरा जो ज़ोन था वो भी टफ़ेस्ट ज़ोन में था, गोरखपुर ज़ोन था। तो कुछ डेसिमल से रह गया था, बस 1 क्वेश्चन का फ़र्क था। उसके बाद मैंने स्टेट के भी कई सारे एग्ज़ाम दिए। एपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी कुछ नंबर से रह गया, एपीपीएससी एई और जेईई दोनों का। उसके बाद मैंने अभी बीपीएससी एई का दिया है, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया। और अभी यूपीपीएससी एई का भी मैंने मेंस दिया है, उसका भी अभी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यार ऐसा नहीं होता कि यार एक बार में ही आपके सारे पेपर निकलते जाते हैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम में आपको सक्सेस लगातार मिलती जाए बहुत सारे फेलियर्स भी रास्ते में देखने को मिलते हैं है ना उन फेलियर्स को आपको टैकल करना पड़ता है और डेसिमल में जैसे आपने बताया आरआरबी का पेपर डेसिमल से रहा तो ये बड़ा ऐसी चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं है ना आपको डीमोटिवेट करती है लेकिन यही टाइम होता है जहाँ आप अपने आप को एक प्रॉपर मोटिवेशन देते हो अपने आप को एंकरेज करते हो कि यार मैं कर सकता हूँ है ना और ऐसा ही आप सब लोगों को भी करना है अगले आने वाले एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में एग्ज़ाम निकलेगा है ना? टाइम लगता है इन चीज़ों में और बहुत हैवी कॉम्पिटिशन है। क्या कहना चाहोगे हमारे 2000 जो 26-27 में जो बच्चा तैयारी करेगा, जो आज सोच रहा है एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से एडवाइस रहेगी एज़ अ बड़ा भाई, एज़ अ मेंटर, सेलेक्टेड कैंडिडेट, क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनको? जी, अभी सर जो कॉम्पिटिशन तो सर अभी बहुत बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से पहले उसका बेस कंप्लीट होना ज़रूरी है। और बेस के लिए उसको सारे लेक्चर्स देखे हुए होने चाहिए, उसके नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। और एक गलती मैंने जो करी थी, मैं मल्टीपल सोर्सेज़ पे भाग जाता था। कभी टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को देख लेता था, कभी उस पीडीएफ को देख लेता था। तो ये गलती नहीं करनी है। पहले आपका प्रॉपर एक बेस चाहिए जिसमें लेक्चर और नोट्स हों। उसके बाद आप जो पीवाईक्यू पे जाइए। पीवाईक्यू भी ऐसा लाइटली नहीं लेना, उसको आपको हर एक क्वेश्चन, उसके सारे ऑप्शंस भी आपको प्रॉपर क्या पूछ रहा है, कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, प्रॉपर उसके वो नॉलेज होने चाहिए।
उसके बाद जो फाइनल स्टेप जो आता है वो टेस्ट सीरीज का है सर। टेस्ट सीरीज में सर एक तो मार्क्स आते नहीं अच्छे, वो बनाए ही ऐसे जाते हैं कि थोड़ा एग्ज़ाम से एक लेवल ऊपर हो। तो टेस्ट सीरीज मैंने सर बहुत दिए, मतलब इस बार तो मेरा सिलेबस वगैरह कंप्लीट था, तो टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज दिए जा रहा था मैं। तो टेस्ट सीरीज से जो गलतियाँ होती थी, एक नोटबुक बना रखा था मैंने, तो उस नोटबुक में जो जो गलती होती थी मैं वो मैनुअली लिखता था उसको, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ, क्योंकि उसमें एफर्ट नहीं लगता था, और जब तक मैं एफर्ट नहीं लगाता था याद नहीं होता था। तो ये सभी मैंने किया इस बार। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले देखो सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, पीवाईक्यूज़ आपको करने हैं और नंबर ऑफ पीवाईक्यूज़ बहुत अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करो, सारे पीवाईक्यूज़ आप करोगे तो कॉन्सेप्ट इंप्रूव होते हैं, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया देखो मुझे अच्छा लग रहा है आज कि आपकी जर्नी जो है वो बड़ी एक अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है, ठीक है? जब सिलेक्शन हुआ आप सबसे पहले किसको बताया अभिनव? फैमिली में सबसे क्या रिएक्शन है और सबसे पहले किसको बताया आपने सिलेक्शन के बारे में? मेरे लिए तो सर दोनों इक्वल थे, तो मैं भी एक टाइम पे कंफ्यूज था कि मैं किसको बताऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल कर दिया मम्मी और पापा को, तो दोनों को मैंने एक साथ बता दिया। सही, सबसे पहले पापा-मम्मी को बताया आपने। तो पापा उस वक़्त गाड़ी चला रहे थे, तो बाइक में थे उस वक़्त, तो उन्होंने बाइक रोका, तो मैंने बताया कि रिज़ल्ट आया हुआ है, और मम्मी भी कॉल पे थी, तो दोनों थोड़े मतलब इमोशनल मोमेंट हो जाता है उस वक़्त, इमोशनल हो गए, क्योंकि सालों से ऐसा चलता हुआ आ रहा था। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं निकाल पाऊँगा, ऐसा सेल्फ डाउट हो गया था। तो जब निकला तो मतलब बहुत खुशी का माहौल था। नहीं, बहुत बढ़िया, मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको और आपके पूरे फैमिली को। और इस पॉडकास्ट से देखो डियर आप लोगों को बहुत सही समझ में आया होगा कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आपको सक्सेस देखने को मिले। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा एक जैसा होता है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है? फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, आपके आस-पास का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद है आप लोग भी 2026, 2027 को टारगेट कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कौन सा एग्ज़ाम और किस ईयर का एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो। और देखो जब भी टारगेट करो हमेशा मैक्सिमम एक अच्छी रैंक, एक अच्छे डिपार्टमेंट के लिए टारगेट करो ताकि कंपटीशन में आप एक अपर एज हमेशा ले पाओ। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को और थैंक यू सो मच अभिनव हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए।